नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबर वही नहीं है जो दिखाई दे, खबर वो भी है जो उसके पीछे छुपी हो। इसी सच, विश्लेषण और पड़ताल के साथ आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का खास शो न्यूज पंच, जहां हर खबर पर होती है पैनी नजर, हर दावे की होती है जांच और हर मुद्दे की होगी पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, उन टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पहली जिस खबर का रुख कर रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल से में जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है तब से बंगाल बदला बदला नजर आ रहा है और चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में पुराने मामलों पर कार्रवाई का दौर इस समय जारी है और राहत, भर्ती, घोटाले और कानून व्यवस्था पर बढ़ चुकी है इस समय सियासत। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में इस समय बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही दूसरी खबर जिस पर हमारी नजर रहने वाली है वो है भारत के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि ग्लोबल चिप हब बनेगा भारत और उसके लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत का बड़ा लक्ष्य तय हो चुका है। 2035 तक 150 अरब डॉलर वैल्यू चेन बनाने की तैयारी इस समय भारत करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी खबर पर जिस पर हमारी नजर रहने वाली है वो है केरलम से जुड़ी हुई। वंदे मातरम पर केरलम में एक नया विवाद शुरू हो गया है। असल में आंशिक गायन पर आमने सामने इस समय राज्यपाल और सरकार नजर आ रही है। आखिरकार क्यों और संवैधानिक सवाल इस पर क्यों उठने लग गए हैं, बताएंगे आपको एक एक खबर, वो भी पूरे विश्लेषण और तथ्यों के साथ न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। और पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद कई पुराने मामलों की परतें खुलती हुई नजर आ रही है। जीटीए में वित्तीय अनियमितताओं, शिक्षक नियुक्ति घोटाले और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई इस समय तेज हो गई है। चाय श्रमिकों के लिए घोषित केंद्रीय पैकेज के लाभ से लेकर आपदा पीड़ितों की सहायता राशि तक कई मामलों में पिछली सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं हथियार बरामदगी और तथाकथित थ्रेट कल्चर के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर किन मामलों में हो रही है जांच और क्या है ये ताजा खुलासे, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बताते हैं एक एक वो योजना जिस पर ममता बनर्जी जो लेकर आई थी और उसके काले राज अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक्शन में है इस समय शुभेंदु सरकार। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जिस पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार फैसले लेती हुई नजर आ रही है। जीटीए यानी कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, उसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर लगे और ममता सरकार के दौरान इस जीटीए का गठन हुआ था और कहा था कि ये विकास की एक नई बयार लेकर आएगा, पर नहीं मिला उपयोगिता प्रमाण पत्र इसमें। और 2026-27 में 170 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और साथ ही जमा नहीं हुआ है इसका एनुअल एक्शन प्लान, यानी वार्षिक एक्शन प्लान भी नहीं हुआ है इस पर जमा, यानी कि खर्च नहीं हो सकी है वो जो राशि जो आवंटित की गई थी। यानी जीटीए में एक बड़ा घोटाला यहाँ सामने आता हुआ, जो फाइनेंशियल अनियमितताएं हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं और इस पूरे वित्तीय घोटाले को शुभेंदु अधिकारी की सरकार उस पर फैसले लेते हुए नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि श्रमिकों को अब मिलेगा इसका लाभ। चाय श्रमिकों के लिए जारी पैकेज का नहीं दिया गया था लाभ ममता सरकार के दौरान, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने यह वायदा किया है कि चाय श्रमिकों को उनका पूरा हक मिलेगा जो ममता सरकार के दौरान नहीं मिला था, वो लाभ शुभेंदु अधिकारी की सरकार देगी। पीएम ने बजट 2021 में श्रमिकों के लिए दिया था पैकेज और इस पैकेज में 1000 करोड़ रुपए का दिया था ये पैकेज। अब यह आरोप है कि ममता सरकार ने नहीं बनाई इस पर जरूरी कमेटी जो चाय श्रमिकों को उनके हितों के बारे में और उनके हितों तक पहुंचा पाती है। ऐसे में पैकेज के लाभ से वंचित रहा है इस समय एक बड़ा वर्ग और पश्चिम बंगाल, लेकिन अब चाय श्रमिकों को उनका हक मिलता हुआ नजर आएगा। अब पीड़ित तक नहीं पहुंची है जो मंजूर राशि, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बोला है कि वो ये पूरी राशि देगी। लेकिन ये जो मंजूर राशि थी, यानी कि जो राशि कहा गया था कि आवंटित की जाएगी, वो नहीं मिली। 3 लाख रुपए प्रति घर
किए गए थे मंजूर। इसके साथ पिछले दुर्गा पूजा के दौरान क्षतिग्रस्त जो हुए थे घर, उसमें 90 घर क्षतिग्रस्त हुए थे। अब ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप है कि ममता सरकार ने इन पर पूरी तरीके से अनदेखी की है और अब इन पीड़ितों की जो गुहार है वो शुभेंदु अधिकारी की सरकार सुन रही है और एक एक करके इन पर फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और आपको वो शिक्षक नियुक्ति घोटाला तो याद होगा, एक बड़ा घोटाला ममता बनर्जी की सरकार में सामने आया था। जीटीए में 400 से ज्यादा शिक्षक नियुक्ति में घोटाला है ये। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के इस पे आदेश दे दिए हैं, पर ममता सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीएम ने मुख्य सचिव को दिया है निर्देश और अब मामले से सरकार को अलग करने का दिया गया है निर्देश। सीएम के निर्देश से सीबीआई जांच का रास्ता अब हो जाएगा साफ, जो पहले नहीं हो पा रहा था। अब आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जो है वो अब शुरू हो रही है, यानी एक एक करके जो वो काले राज थे, एक एक करके जो वो पड़ते थी, वो खुलती हुई नजर आ रही है। ये जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाए हैं कि ये अमृत परियोजना में घोटाले के आरोप है। 1200 करोड़ के जल प्रोजेक्ट में ये घोटाला सामने नजर आया है। विशेष जांच समिति की गठन यहां हो चुका है। 7 दिन का वक्त मिला है जब रिपोर्ट सौंपने के निर्देश यहां सरकार ने दिए हैं, यानी 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी और जांच पूरी होने तक संबंधित जो कंपनी है जिन्होंने हक खाया है, उन लोगों का जिनको वो हक मिलना था, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जो ये टीएमसी नेता की जमीन से जो हथियार मिले हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि टीएमसी के जो नेता है वो किस साजिश में छिपे हुए थे और जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए थे ये घातक हथियार, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन से। पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले हैं ये हथियार और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले दोनों को किया गया था गिरफ्तार। और किसने छिपाए थे हथियार, ये बड़ा सवाल है, लेकिन टीएमसी नेता के जमीन के को खोद कर ये हथियार निकाले गए हैं। पुलिस भी इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। 27 लाख रुपए नकद, 666 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये सभी खबरें साफ तौर पर दर्शा रही है कि इस समय एक्शन मोड में है शुभेंदु सरकार। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे जीटीए हो, शिक्षक नियुक्ति घोटाला हो, ऐसे तमाम वो काले राज और काली परतें अब खुलती हुई नजर आ रही है जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, जांच के निर्देश दे रही है और जांच के बाद यही पाया जा रहा है कि कई मामलों में बहुत ज्यादा खामियां हैं। भावना देखिए, जीटीए के बाहर घोटाला, जीटीए के भीतर घोटाला, बाहर में घोटाला, समतल में घोटाला। जहां पर भी आप देखेंगे ममता बनर्जी की शासनकाल में घोटाला ही घोटाला। आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे, वहां पर आप इतने पैसे मिल रहे हैं, वहां से हर दिन इतने रिकवर हो रहा है कि सब समझ रहे। उनके ग्रामीणों का कहना है कि वो तो पैसे के पहाड़ पर बैठे हुए थे और ये सारे पैसे दबा कर रखा था। जो तृणमूल के जो लोग हैं, वो तृणमूल के जो नेता कहे जाते थे वो। और ये जो पहाड़ के जो मुद्दा है, अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार की जो एक्शन है और स्पष्ट तरीके से कहे तो भाजपा की बंगाल में पहली सरकार का जो एक्शन है, उसका टैगलाइन एकदम साफ है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। विकास के मुद्दे पर जाना है और 0 टॉलरेंस टू करप्शन। इसीलिए जीटीए में जो 1200 करोड़ का जो अमृत प्रकल्प था, उसमें जो घोटाले का आरोप है, उसका जांच के लिए विशेष टीम जा रही है, पहाड़ जा रही है, हिल जा रही है, उसको एकदम जमीनी तौर पे जांच करने के लिए। साथ ही साथ जीटीए के भीतर जो गड़बड़ी पाई गई है, जो अनियमितता पाई गई है, उसके लिए जीटीए के जो सचिव है समा परवीन, उनको कहा गया है कि आप इन सारे बातों को सुलझाकर जो कानूनी तौर है, तरीके हैं, उस तरीके पर आप आइए, पेपर्स बनवाइए और जीटीए का डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करेगी। फिर शिक्षक घोटाला, आपने जैसा कहा कि सीबीआई की जांच को रोक कर रखा था ममता बनर्जी की सरकार ने, उस पर भी पाबंदी हटा लिया गया है। चाय बागान एक बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में, चाय बागान की श्रमिक, और उसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का साफ कहना है कि वोटर्स जो है नॉर्थ बंगाल के, वो भाजपा को वोट देते थे, डबल इंजन की सरकार चाहते थे, इसलिए उनके लिए जो राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2021 को, यानी 5 साल पहले जो राहत दिया था, उसको वहां पर लागू नहीं किया गया। 5
आसाम है। बिल्कुल, जो पैकेज आवंटित किया गया था आखिरकार ना उसकी वार्षिक एक्शन प्लान निकल कर आया, ना ये पता चला कि जिन हितधारकों तक वो पहुंचनी चाहिए थी राशि वो भी नहीं हुई। सौरभ, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 15 साल तक वे काबिज रही, फिर पश्चिम बंगाल के विकास की वो लगातार बात करती रही, लेकिन जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। भावना बिल्कुल पूरी की पूरी डाल ही काली थी। और ये जो मुद्दे थे, जो 15 जो अहम मुद्दे थे जिसको लेकर भाजपा सरकार ने अपना संकल्प पत्र सामने रखा था, बंगाल की जनता की सरकार बंगाल की जनता के सामने रखा था, आप अगर देखें तो ये भी बात है कि संकल्प पत्र में जो जो लिखा था उसके तहत एकदम बिल्कुल उसको सौरभ, मानकर ये सरकार चल रहा है। और तो इसी कई के लिए कानूनी खामियां हैं सौरभ, जो साफ तौर पर ममता बनर्जी की सरकार में जो वो सब कुछ हुआ वो शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक के बाद एक फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और वो सभी जांच में अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से कई परियोजनाओं योजनाओं में घोटाले, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कोशिश यही है नई सरकार की कि पश्चिम बंगाल का विकास एक नई बयार के साथ शुरू हो। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर, मोबाइल फोन, कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरणों से लेकर आधुनिक तकनीक की लगभग हर धड़कन सेमीकंडक्टर चिप्स पर टिकी है। ऐसे में भारत ने अब इस रणनीतिक क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। रोड मैप तैयार हो चुका है। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट आई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि देश को साल 2035 तक 120 से लेकर 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित करनी होगी। इसके लिए अगले दशक में 135 से 180 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सरकार से भी बड़े निवेश की सिफारिश यहां की जा रही है ताकि भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर सेमीकंडक्टर को लेकर, और भारत आयात पर निर्भर है, ऐसे में उस निर्भरता को कम करके तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम को आगे बढ़ाया जाए। अब ये नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या इसका उद्देश्य है, साल 2035 तक हम किन लक्ष्यों को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर का ग्लोबल किंग बनेगा भारत, कैसे बनेगा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट ने कुछ लक्ष्य तय करे हैं। 150 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। सेमीकंडक्टर पर 10 वर्षीय ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जा चुका है। 90% आयात निर्भरता कम करने की तैयारी इस समय नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दी है। वर्तमान की बात करें तो 90 से 95% मांग आयात पर निर्भर है। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, एडवांस पैकेजिंग और OS80 पर जोर दिया गया है। AI और भविष्य की तकनीकों पर फोकस यहां किया जा रहा है। सरकार ये चाह रही है और सरकार से सिफारिश की जा रही है कि 33% निवेश सरकार करे ताकि सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को और बढ़ावा मिले और जो आयात पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। हम लगातार देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति करता आ रहा है और भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि भारत को एक सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। अब निवेश और आत्मनिर्भरता की राह की बात करें तो किस तरीके से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या लक्ष्य तय किए हैं। 180 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत यहां बताई गई है नीति आयोग की रिपोर्ट में। पैकेजिंग से लेकर सामग्री तक बड़े निवेश की तैयारी है, यानी कि स्क्रैप से लेकर जब पूरा आउटपुट निकलेगा तो कैसे ये निवेश की तैयारी आगे बढ़ेगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर सेक्टर पर यहाँ फोकस दिया गया है और प्रतिस्पर्धा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकारी सहयोग से चिप इंडस्ट्री की होगी ग्रोथ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब भविष्य की बात करें तो क्या वो 5 स्तंभ है जिसको लेकर नीति आयोग ने कहा है, तो भविष्य की रणनीति के लिए ये 5 स्तंभ आपको बता रहे हैं जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। R&D यानी कि शोध, रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर पैकेजिंग तक भारत की तैयारी, इस पर जोर दिया गया है। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक बनेगा इकोसिस्टम, वैश्विक सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनेगा भारत, और साथ ही चिप सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट यहां तैयार हो चुका है, जिसको लेकर अब नीति आयोग ने कहा है कि अगर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की ग्रोथ दिखनी है तो ये अगले 10 साल का रोड मैप है जिसको लेकर अब भारत को आगे बढ़ना है। इस समय हमारी संवाददाता आंचल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, नीति आयोग की इस रिपोर्ट की बात करें तो किस भरोसे की बात इस समय नीति आयोग कह रहा है और साथ ही साथ कौन सी वो चुनौतियां हैं और सरकार से वो कौन सी सिफारिश है जिसको लेकर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी बातों का जिक्र किया है?
भावना, कहते हैं ना, हीरा है सदा के लिए, और ऐसे ही डिजिटल हीरे की बात हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के द्वारा। ये वो छोटे छोटे चिप्स जो हमारे फ़ोन में इस्तेमाल होते हैं, टीवी में इस्तेमाल होते हैं, हमारी गाड़ियों में लगते हैं। एक ज़माना था जब इस चिप के लिए हम कहीं ना कहीं कई और देशों पर निर्भर थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसका आह्वान किया कि कैसे बिजनेस टू बिजनेस और वीसी, यानी कि जब हम जॉइंट मर्जर्स की बात करते हैं, उस लिहाज से इस इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाने की बात प्रधानमंत्री ने की। इस बात का असर हमने देखा कहाँ? हमने देखा इन 5 देशों की यात्रा में। नॉर्वे के साथ साथ जो देश थे उनमें हमने कैसे तकनीकी उच्च दक्षता को लेकर कई एमओयू साइन किए। सेमीकंडक्टर उसी में से उभरता हुआ एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसी बात की तस्दीक ये नीति आयोग की रिपोर्ट करती है। अब हम जानते हैं कि गुजरात का जो धुलेरा है या फिर अलग अलग जो कंपनीज हैं वो कैसे सेमीकंडक्टर में भविष्य तलाश रही हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है स्टार्टअप्स के साथ, जुड़ा हुआ है उच्च तकनीकी दक्षता जो हम युवाओं को दे रहे हैं। और यही तो इंडिया की, भारत की खासियत है ना, कि किस तरह से जब आप तकनीकी कौशल से प्रशिक्षित युवाओं को, खासतौर पर जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो एक बड़ा बाजार खुलता है। और नीति आयोग की बात कहती है कि कैसे इसमें हम प्रोसेसिंग की, असेंबलिंग की। अच्छा, एक समस्या हमेशा आती थी कि इसकी असेंबलिंग को हम किस तरह से कर पाएंगे, और अब इसके असेंबलिंग यूनिट्स जो हैं वो भारत में, यानी कि डिज़ाइन भारत का, और भारत के ही डिज़ाइन को वैश्विक लेवल पर ये कहीं ना कहीं मंजूरी दी जाएगी। और हम एक जो स्वदेशी चिप है उसका निर्माण कर चुके हैं। तो ये बताता है कि आने वाले जिन सनराइजिंग सेक्टर्स की हम बात करते हैं, जो ग्रीन शूट्स हैं, जो ग्रोथ ड्राइवर्स माने जाते हैं भारतीय आर्थिक व्यवस्था के, और जिस हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसके लिए चिप इंडस्ट्री का इस उन्नत दौर में प्रवेश करना एक युगांतकारी अध्याय के तौर पर। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी, जो देश पहले ही सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे में अगर भारत को उस ग्रोथ के साथ, उस पेस के साथ आगे बढ़ना है, नीति आयोग की रिपोर्ट ये क्या कह रही है कि उस अगर पेस पे लेकर आना है तो उन कौन कौन सी चुनौतियों को पार करना होगा? देखिए, जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें हमारे पास एक लेवल अप फील्ड है, हमारा अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी हमारे पास जो आबादी है, जो युवा हैं, हम उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अब चरणबद्ध तरीके से जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें काम करने की ज़रूरत है, और ये तमाम जो चुनौतियां हैं इस पर नीति आयोग ने रिसर्च और डेवलपमेंट को कितने कम समय में हम कर पाए। मान लीजिए चिप का हम निर्माण कर रहे हैं, अब उस निर्माण में कई स्टेजेस हैं, और उन कई स्टेजेस में जो टाइम लैप्सेस है, उन टाइम लैप्सेस को कितना कम किया जाएगा, जितना हम उसे कम करेंगे। और इसीलिए अपने अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि चिप इंडस्ट्री में कैसे हम भारत और जब अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, ये हिचक अब दूर हो चुकी है, और इसीलिए भारत को भी अग्रणी देशों में टेक्नोलॉजी के लिहाज से गिना जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम अलग अलग क्षेत्रों में जो कि चिप इंडस्ट्री से जुड़े अलाइड सेक्टर्स हैं उसमें भी देखते हैं। इसीलिए नीति आयोग ने जिस तरह से इसे एक मॉडर्नाइज अप्रोच के साथ आगे लेकर वो जा रही है, और बिल्कुल यही नीति आयोग ने ब्लूप्रिंट निकाला है कि किस तरीके से अगर 90 से 95% अगर आयात हो रहा है तो कैसे R&D से लेकर फाइनल आउटपुट तक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में हमें आत्मनिर्भरता लानी होगी। उसी वजह से ही अगर हम विकसित भारत का जो लक्ष्य देख रहे हैं और सेमीकंडक्टर हब बनाने का जो भारत का लक्ष्य देख रहे हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। फिलहाल आज तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अगली खबर केरलम से जुड़ी हुई है, और केरलम में एक नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। केरल विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत एक राजनीतिक और संवैधानिक विवाद के साथ हुई है, और क्या है ये विवाद ये आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, और अब बात केरल विधानसभा के नए सत्र के शुरुआत में सियासी विवाद जो शुरू हो गया उससे जुड़ी हुई। राजनीतिक और संवैधानिक विवाद के साथ ये शुरुआत हुई है। राज्यपाल के संबोधन से पहले वंदे मातरम की केवल
शुरुआती छंद के गायन को लेकर भाजपा और राज्य सरकार अब सामने आ गई है और राज्यपाल ने इसे प्रोटोकॉल का मुद्दा बताया। अब संवैधानिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब ये जो नया विवाद है आखिरकार केरल की सियासत में क्या नया मोड़ लेकर आ रहा है। आइए अब आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ सीधा बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और राष्ट्रगीत पर सियासी टकराव आखिरकार क्यों शुरू हो गया है। ये टकराव इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि केरल विधानसभा में वंदे मातरम पर विवाद हुआ। वंदे मातरम को पूरा गाना था लेकिन उसे आंशिक रूप में गाया गया। यूडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच इसमें तकरार शुरू हो गई है। राज्यपाल ने इसको प्रोटोकॉल का मुद्दा बताया है। ये पहले से तय था कि इसको पूरा गाना, लेकिन उसको नहीं पूरा गाया गया। पूरा राष्ट्रगीत ना बजाने पर राज्यपाल नाराज हुए। राज्यपाल के निर्देशों का नहीं हुआ है पालन। पुलिस बैंड ने बजाया केवल शुरुआती हिस्सा वंदे मातरम का, गाया भी नहीं गया, सिर्फ बजाया गया। कार्यक्रम के प्रोटोकॉल पर उठे हैं सवाल और राजभवन ने जताई है कड़ी नाराजगी और इस पर आपत्ति। भाजपा भी अब इस पर कर रही है विरोध, यानी एक नया टकराव यहां शुरू हो गया है। वंदे मातरम पर जो ये टकराव हुआ है उसमें आइए अब आपको सुनाते हैं कि पक्ष और विपक्ष का आखिरकार क्या प्रतिक्रिया यहां निकलती हुई नजर आ रही है। Should be, because whenever governor is present, Vande Mataram should be sung or played on music or band. Whenever it is played or sung, it has to be in full. That is what we feel. आज जिस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान किया गया है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस लेफ्ट भारत की हेरिटेज, भारत के राष्ट्र चिन्हों से कितना नफरत करती है। किसी भी लोगों को ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, चाहे भारत माता का अपमान करते हैं, भारत माता की जय कहने से जिनको परहेज होता है। Singing Vande Mataram is not mandatory. This is not a provision of any of the act. Just like a flag code, nothing. This is a guideline only. വന്ദേ മാതരം ആ രണ്ട് ഈരടി ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദേശീയ ഗാനം ചൊല്ലുന്നു പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. After independence, we approved Vande Mataram. That Vande Mataram was today in assembly. It is a real Vande Mataram. We did not want any add in that Vande Mataram. तो राष्ट्रगीत पर हुए ये अपमान को लेकर केरल में ये नया टकराव शुरू हो गया। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है विवेक नारायण, उनका रुख करेंगे। विवेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वंदे मातरम पूरा बजाया जाना था और पूरा गीत गाना था, लेकिन वो सिर्फ आंशिक तौर पर बजाया गया। ऐसे में बड़े संवैधानिक सवाल यहाँ उठते हुए नजर आ रही है। बीजेपी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि वंदे मातरम पूरी तरीके से गाइए, तो इसलिए नहीं गाया गया। हाँ भावना जी, ये विपक्ष स्पेशली सीपीएम और प्रतिपक्ष नेता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा है ये वंदे मातरम सुनने को ये मैंडेटरी नहीं है। कई ये असेंबली सेशंस में केरला और कर्नाटक और कई असेंबली सेशंस में ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये विषय कल मीठी संबोधन की दौरान राज्य पुलिस बैंड ने राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में वंदे मातरम की केवल कुछ पद बजाय राज्यपाल आर्लेकर ने कहा है कि लोक भवन की अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से जोर दिया था कि ये गीत पूरा बजाया जाए। उन्होंने सीधे विधानसभा अध्यक्ष तिरुवंचूर राधाकृष्णन के सामने ये मुद्दा उठाया और इस अधूरे गाया को एक प्रोटोकॉल बताया। कांग्रेस इस मामले पर चुप रही है। हालांकि विपक्ष सीपीएम ने कहा है कि राज्य विधानसभा सत्र में वंदे मातरम गाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये सीपीएम का ओपिनियन है, बट कांग्रेस ये विषय में कुछ साइलेंट है। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन और तीनों एमएलए के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर और गोपीनाथ ने कहा है ये प्रोटोकॉल का नहीं है, ये प्रोटोकॉल का क्लियर दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल वो बीजेपी ने बताया। तो इस विषय में आर्लेकर ने एक लेटर सेंड किया है तिरुवंजूर राधाकृष्णन को एक्सप्लेनेशन के लिए। बिल्कुल विवेक, तो एक बड़ा यहाँ टकराव दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर संवैधानिक सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि कहाँ है ये लिखा है कि वंदे मातरम पूरी तरीके से गाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। विवेक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।